सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So today we are starting the new topic, that is adverse drug reactions. So first of all, what is ADR? That is adverse drug reaction. Any response to a drug which is noxious and unintended and which occurs at doses in man for prophylaxis and diagnosis or treatment, उसे हम बोलते हैं एडीआर। एडीआर क्या होता है बेटा? जब हमने कोई भी ड्रग ली, ठीक है, जो उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, किसी ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, अगर उनके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब कि उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसके मतलब कि हमारी बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट शो हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। So history about ADR, that is ADR is adverse drug reaction. तो इसकी क्या हिस्ट्री थी हम उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। In 1922, jaundice associated with the use of salvarsan, an organic arsenic used in the treatment of spills. तो क्या हुआ था 1922 में, मतलब कि जॉन्डिस आपको पता ही है, ठीक है, डिजीज है, ठीक है। तो जो एक ड्रग है सल्वारसन, ठीक है, उसके यूज के कारण क्या हो रहा था, जॉन्डिस हो रहा था, ठीक है। और क्या हो रहा था, जो भी मतलब कि ऑर्गेनिक आर्सेनिक है उसके यूज के उसे हम यूज कर रहे थे स्पिल्स के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। In 1937 in USA, 107 people died from taking an elixir of sulfonamide that contained the solvent diethylene glycol. तो क्या 1937 में क्या हुआ था, एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हुई थी किसके रिगार्डिंग, सल्फोनामाइड के रिगार्डिंग, कि यूएसए में क्या हुआ था, 107 के करीब पीपल मर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सल्फोनामाइड लिया था, ठीक है। So next one is establishment of the Food and Drug Administration, that is FDA, which was given the task of inquiring into the safety of new drugs before allowing them to be marketed. So in 1958, the thalidomide marketed in West Germany as a non-barbiturate hypnotic and for morning sickness during pregnancy based on animal toxicity report. So in 1959 to 1961, it was reported in that there was an outbreak of phocomelia, that is hypoplastic and aplastic limb deformities in the newborn babies. तो क्या हुआ था हिस्ट्री, जब 1959 और 1960 में ये डिस्कवर हुआ था कि भी जो थैलिडोमाइड के यूज के कारण क्या हो रहा था कि मतलब कि जो न्यू बोर्न बेबी है उसकी मतलब कि लिम्ब प्रॉपर से वो नहीं हो रही, फॉर्म नहीं हो रही। आप देख पा रहे हो जैसे पिक्चर में, देखो कितना डिफरेंस है, ठीक है। So the thalidomide incidents led to a public outcry to the institution all around the world of drug regulatory authorities to the development of a much more sophisticated approach to the preclinical testing and clinical evaluation of drugs before marketing, and to a greatly increased awareness of adverse effects of drugs and methods of detecting them. तो क्या हुआ था 1959 में, जैसे थैलिडोमाइड के कारण जो इंसिडेंस हुआ था, ठीक है, तो मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी में क्या हो रहा था, लिम्ब की डेवलपमेंट नहीं हुई थी प्रॉपर से, तो उसके कारण क्या हुआ था, अभी इन्होंने बोला था गवर्नमेंट ने कि प्रॉपर से कोई भी ड्रग है उसके इफेक्ट क्या शो कर रही है, न्यू ड्रग, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट क्या आ रहे, वो प्रॉपर से डिटेक्ट करने हैं और उनके मेथड यूज करने ताकि उनको हम एडवर्स इफेक्ट्स को ओवरकम कर सके। So next one is classification of ADR. So ADR is classified on the basis of onset of event, type of reaction, severity and other basis. So first one is depending upon the basis of onset of event. So event के according ADR को classify करते हैं acute, subacute and latent. जो acute है वो 16 मिनट्स, मतलब कि 16 मिनट्स तक का होता है पीरियड, ठीक है। मतलब कि जो एडीआर रिएक्शन है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स कितने मिनट तक शो होंगे, 16 मिनट तक, ठीक है।
और सब एक्यूट में क्या होगा, 1 से लेके 24 आवर्स तक, मतलब कि 1 आवर से लेके 24 आवर्स के बीच बीच तक शो होंगे, ठीक है। और लेटेंट वाले में क्या होगा, 2 डेज तक शो हो सकते हैं इफेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ रिएक्शन, बील्स एंड ब्राउन, दैट इज टाइप ए, बी, सी, डी एंड ई। टाइप ए कौन सी है, ऑगमेंटेड रिएक्शंस, बी है जो बिजारी और सी क्रॉनिक, डी डिलेड रिएक्शंस और एंड ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि जो एडीआर है, ठीक है, उसको रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं, 5 टाइप्स में, ठीक है। सीवियरिटी के बेसिस पे एडीआर को क्लासिफाई करते हैं माइनर, मॉडरेट, सीवियर और लीथल में, ठीक है। और अदर्स वाले में आ जाता है जैसे कि कोई ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स है, सेकेंडरी इफेक्ट है, ठीक है। और कोई भी मतलब कि ड्रग की टॉक्सिसिटी या एलर्जी शो कर रही है, वो किस आ जाए में अदर इफेक्ट्स में शो होंगे, ठीक है। So first one is type A, that is augmented reactions. Reactions which can be predicted from the known pharmacology of the drug. Dose dependent होती है ये, can be elevated by the dose reduction. इसे हम कम कर सकते हैं डोज को रिड्यूस करके, ठीक है। कॉमन है और स्किल्ड मैनेजमेंट है, reduces their incidence. एग्जाम्पल कौन सी है, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स एंड प्राजोसिन। सो कौन से इफेक्ट शो होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स में ब्लीडिंग, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स में ब्रैडिकार्डिया एंड हेडेक वगैरह शो हो सकता है नाइट्रेट्स के केस में, और प्राजोसिन के केस में पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाता है। सो नेक्स्ट वन इज टाइप बी, दैट इज बाइवेयर रिएक्शंस, predictable where the mechanism is known, otherwise unpredictable for the individual, although the incidence may be known. क्या होती है जो टाइप बी रिएक्शंस होती है, इनमें क्या होता है, मेनली ये मतलब कि प्रिडिक्टेबल होती है अगर आपको मैकेनिज्म पता हो, बट इंडिविजुअल केस में क्या होता है कि इंडिविजुअल पेशेंट में इसके जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट शो नहीं होते, ठीक है, मतलब कि प्रॉपरली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये भी डोज डिपेंडेंट है, ठीक है। Host dependent factors important in predisposition, unwanted effects due to inherited abnormalities, that is idiosyncrasy, and immunological process, that is drug allergy. इसमें ड्रग एलर्जी भी शो हो सकती है, ठीक। दिस अकाउंट फॉर मोस्ट ड्रग फैटिलिटीज। तो क्या होगा कि टाइप बी वाली रिएक्शंस में मोस्टली तो इफेक्ट शो होते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इसके जो मतलब कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, हमें मतलब कि शो तो होती है बट हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। एग्जाम्पल इन्होंने दी है पेनिसिलिन और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, ठीक है। उनसे क्या होगा, पेनिसिलिन एनाफाइलैक्सिस करवा देती है और एंटी कन्वर्जेंट ड्रग के कारण हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ठीक है। Type C is chronic reactions. These reactions due to long time exposures. Example is analgesic and dyskinesia with levodopa. तो क्या होगा टाइप सी, मतलब कि अगर हम जैसे एनाल्जेसिक है, ठीक है, अगर हम बार बार मतलब कि रोटेशनली उसकी डोजिंग ले जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करी जा रहे हैं एनाल्जेसिक, तो उसके कारण जो इफेक्ट शो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोनिक रिएक्शन। So type D, that is delayed reactions. They occur due to prolonged exposure, can be due to accumulation. Example is carcinogenesis or short-term exposure at critical time. Example is streptogenesis. Type E, that is end of use reaction, occur on withdrawal, especially when drug is stopped abruptly. Example is phenytoin withdrawal, steroidal withdrawal एंड अपॉइड कॉसिंग द विड्रॉल सिंड्रोम। तो क्या होगा टाइप ई वाली में एंड ऑफ यूज रिएक्शन मेनली ये कैसे अक्कर होती है, जैसे हम कंटिन्यूसली कोई ड्रग का यूज कर ही जा रहे हैं, बस क्या होता है एक टाइम पे ऐसा होता है कि हम उसका डिसकंटिन्यू कर देते हैं यूज करना ड्रग को, तो उसके कारण कुछ इफेक्ट शो होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, उसे हम बोलते हैं एंड ऑफ यूज रिएक्शंस। इनकी एग्जांपल है फेनेटोइन विड्रॉल। जब हमने फेनेटोइन का यूज बंद कर देते सीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अपॉइड का यूज बंद भी कर दिया, उसके कारण भी ठीक है इफेक्ट होते हैं। स्टीरॉइडल के केस में भी एड्रेनोकोर्टिकल में इनसफिशिएंसी शो हो जाती है। सो टाइप ऑफ एडीआर, ये मतलब कि प्रॉपर टेबल में इन्होंने बताया है, ठीक है, कि ऑगमेंटेड के केस में क्या होगा, क्रोनिक वाली रिएक्शंस के केस में क्या होगा, ठीक है। टाइप ए, दैट इज ऑगमेंटेड, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, डोज डिपेंडेंट, प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नोन एंड फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग।
सो इसके केस में क्या होगा, इंसुलिन जैसे हम हाइपोग्लाइसेमिक के केस में देते हैं, ठीक है, उसके कारण चेंजेस जो आएंगे वो शो होंगे। बी वाला क्या कौन सा, डिजायर, दैट इज अनप्रडिक्टेबल, डोज डिपेंडेंट, रेयर, फैटल, एनाफिलैक्सिस टू पेनिसिलिन। And in case C, that is chronic reaction. It is prolonged treatment. In this case मैंने आपको एनाल्जेसिक के एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया, वो इन्होंने दिया, ठीक है, ये टेबल में इन्होंने दिया है। So next one is classification of ADR depending upon severity. Severity के अकॉर्डिंग एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स को कैसे हम देख सकते हैं, माइनर, नो थेरेपी, एंटीडोट और प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। माइनर केसेस में क्या होगा कि कोई वैसे तो थेरेपी नहीं देते, ठीक है, जहाँ उसको एंटीडोट दे देते हैं, ठीक है। मॉडरेट वाले केस में क्या होगा, रिक्वायर्स चेंज इन ड्रग थेरेपी, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे बाय एटलीस्ट 1 डे। मॉडरेट वाले केस में क्या होगा, जैसे हम कोई ड्रग ट्रीटमेंट, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग की थेरेपी फॉलो कर रहे हैं, उसके अगर उसमें कोई चेंजेस आ जाता है तो उसके कारण भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने प्रॉपर जो हमारे एडवर्स ड्रग इफेक्ट शो हो रहे हैं प्रॉपर हमने बताने हैं डॉक्टर को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको आपकी थेरेपी को चेंज कर देगा, ठीक है, जहाँ 1 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। सीवियर एडीआर, दैट इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, कॉजेस परमानेंट डैमेज, रिक्वायर्स इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। जो सीवियर है इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है, डेथ के चांसेस भी है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा मेडिकल, ठीक है। लीथल वाले केस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट, इसमें तो परमानेंटली डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर सीवियर से सीवियर इफेक्ट शो होते हैं, ठीक है। सो साइड इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, अनवांटेड बट ऑफन अनअवॉइडेबल, अक्कर एट थेराप्यूटिक डोजेस, predicted from the pharmacological profile of a drug and known to occur in a given percentage of drug recipients। क्या होगा कि अगर हम मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ ड्रग की मिस यूज हो गया, ठीक है, जहाँ प्रॉपर डोजेस फॉर्म नहीं ले रहे ड्रग के, तो उसके कारण भी कुछ इफेक्ट शो होते हैं। एग्जांपल इन्होंने दी है, एट्रोपिन के केस में क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ। प्रोमिथाजिन एंटी एलर्जिक ड्रग है, इसके केस में सेडेशन हो जाती है। कोडीन के केस में क्या होगा, कंस्टिपेशन, यूज्ड इन ट्रैवलर डायरिया। So next one, side effects कौन कौन से, occasionally adverse effects may be exploited to develop an entirely new indication for a drug, that is example unwanted hair growth during minoxidil treatment of severely hypertensive patient, development of drug for hair growth। तो क्या होगा, माइनॉक्सिडिल ड्रग ऐसी है, ये हेयर ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हाइपरटेंसिव पेशेंट को अगर हम ये ड्रग दे देंगे तो उसमें इरेगुलर अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी होगी और साथ के साथ उसकी हार्ट रेट पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। सल्फोनामाइड यूज्ड एज अ एंटीबैक्टीरियल वर फाउंड टू बी प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया एंड एसिडोसिस एज साइड इफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक सल्फोनाइल यूरिया। तो क्या होगा, सल्फोनामाइड ड्रग्स है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है, ये क्या करती है, इन्हें हम हाइपोग्लाइसीमिया के केस में, ठीक है, प्रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करती है, ये उस कंडीशन को और बढ़ा देती है, ठीक है, एसिडोसिस भी करती है ये बॉडी में। अनटोवर्ड इफेक्ट, तो और कौन से अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स आ सकते हैं, स्लाइटली मोर सीरियस इफेक्ट then side effect is produced with therapeutic dose, seriously unpleasant, harmful। So कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हमने सोच में रखा होता है कि ऐसे इफेक्ट किसी ड्रग के यूज के कारण हमें आ सकते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, सुपर इन्फेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, vomiting by morphine in post-operative patient and hypokalemia by thyroid diuretic। तो क्या बोलते हैं ये कि मॉर्फिन के केस में अगर हम मॉर्फिन ले रहे हैं तो उसके कारण वॉमिटिंग आ सकती है पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केस में, ऑपरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो हाइपोकालमिया हो सकता है थायराइड डायूरेटिक्स के केस में। सो टॉक्सिक इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक प्रेडिक्टेबल होते
और इन अनप्रडिक्टेबल, यही पढ़े हमने, ठीक है। प्रेडिक्टेबल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, दैट इज डोज डिपेंडेंट एंड रीबाउंड रिस्पॉन्स। और अनप्रडिक्टेबल भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज एलर्जी एंड इडियोसिंक्रेसी। एलर्जी होती है वो प्रॉपर हमें मतलब कि किसी स्टेबल ड्रग से हो सकती है, ठीक है। और प्रेडिक्टेबल में और कौन से पॉइंट है, एक्सेस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन हाई डोज not found and in unpredictable not found in clinical trials, and predictable are known detected by pharmacologists and unpredictable are not detected by pharmacologists. So predictable toxic effects, that is dose dependent adverse effect, may be direct damaging or affect the tissue. So example क्या है, पैरासीटामोल overdose leads to hepatotoxicity and aminoglycoside that is gentamicin causes nephrotoxicity. So क्या होगा, जो predictable toxicity है वो direct damage कर सकते हैं, ठीक है, किसको, टिश्यू को। सो एग्जांपल इन्होंने दी है पैरासीटामोल की। अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं पैरासीटामोल का तो उसमें क्या करनी है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कर देनी है, ठीक है। और माइनोग्लाइकोसाइड्स क्या करना है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कोज कर देनी है। रीबाउंड रिस्पॉन्स में क्या होगा, अब्रप्ट विड्रॉल आफ्टर क्रोनिक यूज, एग्जांपल इज प्रोपेनोलोल stoppage leads to precipitation of MI, that is myocardial glucocorticoid withdrawal leads to acute adrenal insufficiency and morphine due to R supersensitivity, that is response सुपरसेंसिटिविटी। तो क्या होगा, अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया प्रोपेनोलोल की, ठीक है, प्रोपेनोलोल का यूज हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगर हम उसका यूज स्टॉप कर देते हैं तो उसके कारण भी कुछ इफेक्ट शो होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई ड्रग का हम लगातार कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, बट जब हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं उसके कारण भी कुछ एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं, उसे हम बोलते हैं रीबाउंड रिस्पॉन्स। So next one is pharmacologically predictable ADRs. Pharmacologically predictable ADRs कौन कौन से होते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। So type, example, then toxicity, then mechanism. First one is pharmaceutical. Example इसकी इन्होंने दी है फेनेटॉइन। फेनेटॉइन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, फेनेटॉइन की टॉक्सिसिटी क्यों होगी, इसका क्या मैकेनिज्म, इसने क्या करना, जो वायबिलिटी है उसको चेंज कर देना है, ठीक है, ड्रग की वायबिलिटी को चेंज कर देना है इसने, जिसके कारण क्या होगा, अटैक्सिया हो जाएगा, बल्कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, हेपेटो। तो फार्माकोकाइनेटिक के केस में कौन सी एग्जांपल दिया, डायजॉक्सिन। Pharmacokinetic can involve absorption, distribution, metabolism and excretion. So डायजॉक्सिन के केस में क्या होगा, डायजॉक्सिन ने क्या करनी है, जो रीनल फंक्शन है, मतलब कि रीनल एब्जॉर्प्शन है किडनीज में, मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन हो रही है ड्रग की, उसे इसने क्या करना है, डिक्रीज कर देना है, जिसके कारण हो जाना टॉक्सिसिटी हो जानी डायजॉक्सिन की, जिसके कारण नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक के केस में नेक्स्ट है इंडोमिथासोन। इसने क्या करना है, इसने वही सेम मतलब कि इसने रीनल रीअब्जॉर्प्शन करवानी है, वाटर और सोडियम की रिटेंशन करवा देनी है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, दैट इज हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है इसका। जेनेटिक वाले केस में कौन सी एग्जांपल है, नो ट्रिप्टिफाइलिन, ठीक है। तो इसने क्या कर देना है, रिड्यूस हिपैटिक इन्फ्लामेशन एज अ रिजल्ट ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ CYP2DX, दैट इज क्या होगा, नो ट्रिप्टिफाइलिन ने क्या करना है, इसने क्या करना है, हिपैटिक एलिमिनेशन है जो ड्रग्स की, उसको रिड्यूस कर देना। क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर एक एंजाइम है, ये एंजाइम CYP2DX, इसकी डेफिशिएंसी इसने करवा देनी है, जिसके कारण क्या, एलिमिनेशन कम होनी है और जिसके कारण हिपैटिक कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्रग इंटरेक्शन कैन इन्वॉल्व एनी ऑफ द अबव प्रोसेस, दैट इज ड्रग इंटरेक्शन हो सकती है, ठीक है, कैसे हो सकती है, जैसे लिथियम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, ठीक है, उसकी किसी और ड्रग के साथ इंटरेक्शन होगी तो उसने क्या करना है कि एक ड्रग के एक्सक्रीशन या इंक्रीज मैकेनिज्म को कम कर देना है, मतलब कि उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया जा, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या मेटाबॉलिज्म, एक मतलब की प्रोसेस को कम कर देना है, ठीक है। इनहिबिशन होने के कारण क्या होगा, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। So next one is excess pharmacological effects. Excess pharmacological effects कौन कौन से हैं,
Result of excessive pharmacological action of drug due to overdoses or prolonged use. क्या होगा अगर हम ड्रग का ओवरडोज ले रहे हैं तो उसके कारण कुछ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सेस फॉर्म में। कौन कौन से एग्जांपल इन्होंने दिया? इंसुलिन, हाइपोग्लाइसीमिया, इवन डेथ फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिक शॉक, एंटी हाइपरटेंसिव दैट इज हाइपोटेंशन, एंड एंटीकोगुलेंट के केस में इन्होंने दिया सीवियर ब्लीडिंग। सो जैसे इन्होंने वारफरिन ड्रग की एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, ठीक है, अगर हम वारफरिन का ओवरडोज यूज कर रहे हैं तो ओवरडोज ले रहे हैं तो क्या होगा उसके कारण हमारी बॉडी पे इफेक्ट होगा। जैसे इंसुलिन है, डायबिटिक्स पेशेंट लेते हैं, ठीक है, मेनली, ठीक है, अगर वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं इंसुलिन का, तो उसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। सो नेक्स्ट वन इज अनप्रडिक्टेबल टॉक्सिक इफेक्ट। अनप्रडिक्टेबल टॉक्सिक इफेक्ट में आते हैं, ये डोज डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, लेस देन थेराप्यूटिक डोज में लेड टू टॉक्सिक इफेक्ट। क्या होगा अगर आप जितना डोज आपको प्रॉपर बताया गया है ड्रग का, अगर आप उससे कम ले रहे हो तो उसके कारण भी बॉडी के ऊपर असर पड़ेगा, दैट इज अनप्रडिक्टेबल टॉक्सिक इफेक्ट शो होंगे। Next one is idiosyncrasy. So the term idiosyncrasy originates from Greek word that is idiosyncrasy, a peculiar temperament, habit of body. From idios means on one's own and crasis means mixing together or literally self-ruled. So क्या होगा इसमें, क्या होगा इडियोक्रेंसी के केस में, मतलब कि टू ड्रग्स जब आपस में मिक्स हो रही है, जब इंटरेक्शन हो रही है उनके, तो उसे हम बोलते हैं इडियोक्रेंसी, ठीक है। The term is primarily used to denote both quantitatively and qualitatively unusual, unexpected and abnormal drug effects. It covers binary drug effects which can't be explained or predicted in individual recipients. So इसके केस में क्या होगा, unusual response आएगा, ठीक है, drug interacts with some unique feature of individual not found in majority subjects and produces of the uncharacteristic reaction. So ये क्या होगा इंडिविजुअल पेशेंट के केस में होगा, ठीक है, जैसे बॉडी इफेक्ट्स के थ्रू क्या इंडिविजुअल जो फीचर है यूनिक, ये ड्रग उनके साथ बाइंड करके क्या होगी एडवर्स इफेक्ट शो करेगी। एग्जाम्पल इज आइसोनियाजिड, that is N-acetylation affects the metabolism of isoniazid. क्या होगा आइसोनियाजिड ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में एसिटाइलेशन हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा आइसोनियाजिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। Slow N-acetylation isoniazid is more likely to cause peripheral neuritis and fast N-acetylation cause hepatotoxicity in this case. अगर फास्ट एसिटाइलेशन हो जाती है तो हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, अगर कम हो रही है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो सुसाइनिल कोलाइन कैन कॉज और प्रोड्यूस एपिनिया इन people with abnormal serum cholinesterase. Their cholinesterase is incapable of degrading the succinate choline, thus it builds up and depolarization blocked results. And primaquine and sulfonamides induces acute hemolytic anemia in patients with glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. तो क्या होगा इन्होंने जैसे बताया कि प्राइमा और सल्फोनामाइड्स के केस में क्या होगा, अगर किसी पेशेंट में क्या है एंजाइम जो इन्होंने बताया है दैट इज ग्लूकोज 6 फोस्फेट डाइहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी, अगर किसी की पेशेंट में इस एंजाइम की कमी है तो उस केस में क्या होगा, अगर हम सल्फोनामाइड्स और प्राइमाक्विन ड्रग उन्हें दे देते हैं तो उन्हें क्या हो जाएगा अनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं, एक्यूट अनीमिया। तो नेक्स्ट वन इज ड्रग एलर्जी। ड्रग एलर्जी तो सबको पता है, जैसे आपको कोई ड्रग ली उससे जो एलर्जी हो सकती है, ठीक है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, ठीक है, जो क्रोनिक भी हो सकती है। एक्वायर्ड अल्टर्ड रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द ड्रग and it is immunological mediated reaction. It occur even with much smaller doses. So अगर ड्रग की एलर्जी होनी है तो वो स्मॉल डोज पे भी हो सकती है। They are also called drug hypersensitivity. It is not genetic, not occurred in all
It occurs on re-exposure. So it is also known as type B adverse drug reactions, that is hypersensitivity reactions भी बोलते हैं इसे, ठीक है. Hypersensitivity is referred to undesirable reaction produced by the normal immune system, including allergies and autoimmunity. They are usually referred to as the overreaction to the immune system, and these reactions may be damaging, uncomfortable, or occasionally fatal. Hypersensitivity reactions require a pre-sensitized state of the host. So example इन्होंने कौन कौन सी दिया? First one example is penicillin. So पेंसिलिन के केस में क्या होगा? पेंसिलिन ने जब हमने पेंसिलिन की फर्स्ट टाइम मतलब की एडमिनिस्ट्रेशन की तो इसने क्या करना है? स्टिमुलेट कर देने हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करवा देनी है, जिनके कारण क्या होगा? एलर्जी हो सकती है बॉडी में, ठीक है. तो जैसे पेंसिलिन है, ठीक है, तो इसने क्या करना है? एंटीबॉडी स्टिमुलेट कर दिए, जिसके कारण एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जानी है, तो उन्होंने क्या कर देनी है? एलर्जी कोज कर देनी है, ड्रग एलर्जी. सो चीफ ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं इसके कारण? स्किन हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो सकते हैं, ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो पार्ट्स है उन पे भी असर पड़ता है, ब्लड और ब्लड वेसल्स पे भी असर पड़ता है इसका, ठीक है. तो ये इन्होंने टेबल में बताया है, ठीक है, रिएक्शंस के बारे में जो हमने ड्रग एलर्जीज में पढ़नी है. एनाफाइलाइटिक आ जानी है, ठीक है, इसमें साइटोटॉक्सिक आ जाएगी, इम्यून कम्प्लेक्स रिएक्शंस आ जाएंगी, ठीक है, और डिलेड भी सेल मेडिएटेड रिएक्शंस भी आएंगी इसमें, ठीक है. तो कितने टाइम के लिए कौन सी रिएक्शन हो सकती है, ड्रग एलर्जी हो सकती है, इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है टेबल में, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज एनाफाइलेटिक, दैट इज इमीडिएट एंटीजन ई मेडिएटेड एनाफाइलैक्सिस. ये कितने टाइम के लिए हमें हो सकती है? लेस देन 30 मिनट्स होती है, ठीक है, ये, ठीक है. तो इसमें क्या होता है? मैंने आपको जैसे पहले बताया, एंटीजन ने एंटीबॉडी से बाइंड कर लेना है, ठीक है. दैट इज IgE बाइंड्स टू मस्ट सेल और बेसोफिल्स, causes degranulation of mast cell and basophil and release of reactive substance that is histamine. तो क्या होगा एनाफाइलेटिक रिएक्शंस के केस में? जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया पेंसिलिन की. अगर हमने पेंसिलिन ले ली, ठीक है, तो पेशेंट के मतलब की बॉडी में क्या हो जाएगा? जो बेसोफिल्स वगैरह है, ठीक है, उनकी क्या हो जाएगी? डीग्रैनुलेशन, मतलब कि उन्होंने डीग्रैनुलेट हो जाना है, ठीक है, डिग्रेड हो जाना है. तो जिसके कारण क्या होगा? बॉडी में से हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है. हिस्टामिन रिलीज होने के कारण हमारी बॉडी में रिएक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब कि हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट शो होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन इज साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल और साइटोटॉक्सिसिटी. सो इसके एग्जांपल इन्होंने दिया है. हिमोलाइटिक अनीमिया किस किस से हो सकता है? पेंसिलिन और मिथाइल डोपा से. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है क्यूनिडीन से, और हाइड्रिलाजिन और प्रोकेलेनामाइड भी दिया इन्होंने एग्जांपल में, ठीक है. तो क्या होगा इसमें? ये होती है 5 से लेकर 12 आवर्स के लिए हो सकती है आपको साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है. इसमें क्या होगा? एंटीजन कोज फॉर्मेशन ऑफ IgG और IgM एंटीबॉडीज टू बाइंड दैट. Drug forms an antigenic complex with the surface of the cell and combination with the antibody activate complement system causing cell destruction. तो क्या होगा? जो एंटीजन्स है जब हमने ड्रग ले ली तो ड्रग ने क्या कर देना है? जो IgG एंटीजन और IgM एंटीजन है उन्हें क्या कर देना? बाउंड करवा, उन्हें उनकी मतलब कि उन्होंने क्या करवा देनी है? बाइंडेशन करवा देनी है एंटीबॉडी के साथ, ठीक है. एंटीबॉडी के साथ जब दोनों बाइंड होगी तो इन्होंने क्या करना? जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रक्ट कर देना है, दैट इज रप्चर कर देना है. सो नेक्स्ट वन इज इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड. ये कितने टाइम के लिए होती है? 8 to 10 आवर्स के लिए, ठीक है. सो इसके केस में कौन सी एग्जांपल है? इन्होंने इसकी वैसे स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है इसके केस में, ठीक है, सिकनेस सिंड्रोम. एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्म कम्प्लेक्स दैट कॉजेस इन्फ्लामेशन. सो इसके केस में क्या होगा? इम्यून कम्प्लेक्स के केस में इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, दोनों की बाइंडिंग के कारण इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज सेल मेडिएटेड एलर्जी, दैट इज डिलेड टाइप. ये होती है 24 से लेके 48 आवर्स तक हो सकती है, ठीक है. ये क्यों होती है? एग्जांपल इन्होंने दी है रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज के कारण होती है, ठीक है. इसमें क्या होगा? इसमें भी
स्पेसिफिक टिश्यू पे एलर्जी हो सकती है, लोकली, ठीक है, हो सकती है। सो यहाँ तक हम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।